बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कथन। कथन में दिया गया है किशोरावस्था के दौरान बालकों में अपरिहार्य या आत्मकेंद्रित सोच पाई जाती है, जिसके कारण उन्हें लगता है कि हर कोई उन्हीं को देख रहा है और उनके व्यवहार का निरीक्षण कर रहा है। ये जो है कथन सत्य है कि जो किशोरावस्था के दौरान बालकों में अपरिहार्य आत्मकेंद्रित सोच पाई जाती है। अपरिहार्य आत्मकेंद्रित सोच मतलब इस अवस्था में बालक जो है अपने आप को मंच में रखा हुआ मानता है और जो पूरा दुनिया को उनको लगता है कि दुनिया उनको देख रहा है, मतलब पूरे दुनिया को वो काल्पनिक दर्शक के रूप में मानता है। मतलब जो बच्चा है यहाँ पे मंच पे है और पूरा जो है दुनिया है या लोग है पूरा इसको देख रहे हैं, ऐसा ये फीलअप करता है किशोरावस्था के दौरान। ये जो है क्या होता है, आत्मकेंद्रित सोच की अवस्था होती है, जिसके कारण उन्हें लगता है कि हर कोई उन्हीं को देख रहा है और उनके व्यवहार का निरीक्षण कर रहा है, ऐसा लगता है। तो ये जो कथन सत्य है। कारण दिया गया है डेविड एलकैंड। तो डेविड एलकैंड के अनुसार इस अवस्था में किशोरों के भीतर काल्पनिक दर्शक की अवधारणा विकसित होती है, जो उनके सामाजिक और संवेगात्मक संयोजन को सीधे प्रभावित करती है। ये जो है ये कारण भी सत्य है और ये कारण को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, डेविड एलकैंड के अनुसार। और ये जो है ये कथन भी सही है, कारण भी सही है और एक कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे जो आत्मकेंद्रित सोच पाई जाती है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि जो बच्चों में या इस अवस्था में किशोरों में काल्पनिक दर्शक की अवधारणा, ये कंसेप्ट विकसित होती है। जो कारण भी सत्य है और कथन भी सत्य है और ये कारण कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें सर्सेंस और रीजन दोनों सही हैं, ये कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है निम्न में से सही कथनों की चयन कीजिए। सही कथन की चुनाव करना है। कथन जे दिया है पहला कथन, पोर्टफोलियो मूल्यांकन छात्र के काम का एक व्यवस्थित संग्रह है। जो है पोर्टफोलियो मूल्यांकन क्या है, छात्र के जो काम है या उसकी वर्क का एक व्यवस्थित संग्रह है, कलेक्शंस है, जिसमें क्या होता है जो एक निश्चित अवधि में उसकी प्रगति और शैक्षणिक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ये जो है ये कथन जे सही है कि जो पोर्टफोलियो मूल्यांकन है उसमें क्या होता है, छात्र के जो जितना वर्क्स है या एक्टिविटीज़ है उसका पूरा एक कलेक्शंस होता है, जो क्या होता है एक निश्चित अवधि मतलब एक फिक्स जो ड्यूरेशंस रहेगा, टाइम रहेगा, उस टाइम या समय के अंतर्गत उसकी जो प्रगति है, प्रोग्रेस, और उसकी जो शैक्षणिक वृद्धि है, उसकी एजुकेशनल जो ग्रोथ है उसका इसमें परफॉर्मेंस होता है। तो जो है ये कथन जे सही है। जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद कथन के दिया है बाल केंद्रित शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षक का मुख्य कार्य कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना और बच्चों को केवल निष्क्रिय अनुकरण के लिए बाध्य करना। तो ये जो है ये कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षक का मुख्य कार्य कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना, तो ठीक है, लेकिन आगे क्या बोला गया है, बच्चों को केवल निष्क्रिय अनुकरण के लिए बाध्य करना। तो ये निष्क्रिय नहीं आएगा, सक्रिय आ जाएगा। निष्क्रिय नहीं, ये क्या रहेगा, सक्रिय, मतलब बच्चों को क्या रखना है, एक्टिव रखना है। ये जो है ये कथन के जो है गलत हो जाएगा। तो जिसमें के है उसको हटा देंगे, बी सी में नहीं है के। उसके बाद कथन एल दिया है निर्देशन और परामर्श का प्राथमिक उद्देश्य, निर्देशन हो गया और परामर्श, इन दोनों का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, छात्र की समस्याओं का स्वयं समाधान कर देना, ना कि उसे स्वयं निर्णय लेने के लिए योग्य बनाना। ये जो है कथन एल ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है निर्देशन और परामर्श का उद्देश्य ये है कि बच्चों को स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना, बच्चों को स्वयं वो डिसीजन ले सके, स्वयं निर्णय ले सके, उसके लिए उसको सक्षम बनाना या उसमें क्षमता विकसित करना। ये जो है ये कथन एल ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्देशन और परामर्श का मेन उद्देश्य या प्राथमिक उद्देश्य यही है कि छात्र को क्या करना, वो जो समस्या है उस समस्याओं का स्वयं क्या करना, निर्णय लेना, इसके लिए उनको सक्षम बनाना या उसमें क्षमता विकसित करना है। ये जो है कथन एल ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी हटा देंगे। उसके बाद कथन एम दिया है विद्यालयीन संयोजन में बालक का मानसिक स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी कुंठाओं और संवेगात्मक तनावों को किस प्रकार प्रबंधित करता है।
ये जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। जो विद्यालयीन जो संयोजन है उस संयोजन के अंतर्गत क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य इस बात पर कि जो मेंटली हेल्थ इस बात पर डिपेंड करता है कि वह अपनी कुंठाओं और संवेगात्मक जो तनाव है, टेंशन है, प्रेशर्स है या कुंठा है उसको किस प्रकार मैनेज कर रहे हैं, प्रतिबंधित कर रहा है, ये है। ये जो कथन एम ये सही है और जे भी सही है। इसमें कथन जे और एम सही है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें जे और एम कथन सही है। प्रश्न है निम्न में से सही कथनों की चयन कीजिए। कथन जे दिया है, अधिगम का पठार यह दर्शाता है कि छात्र की सीखने की क्षमता पूरी तरह से की है और अब वह भविष्य में कभी नहीं सीख सकता है। ये जो कथन जे असत्य हो जाएगा, क्योंकि अधिगम का पठार इस बात को दर्शाता है कि इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं या बच्चे की जो सीखने की क्षमता है, बच्चे की जो सीखने की क्षमता है वो क्या हुआ है, अस्थायी रूप से रुकावटें आ रही है। मतलब जो अधिगम के पठार रुकावटें तो जो अधिगम का जो पठार है इस बात को दर्शाता है कि इसमें क्या होता है, बच्चे की जो सीखने की क्षमता है वो अस्थायी रूप से उसमें रुकावटें आ रही है। बच्चों की सीखने की क्षमता में अस्थायी रूप से क्या आ रही है, रुकावटें आ रही है। मतलब ये जो रुकावटें है, अस्थायी रुकावटें, उसको हम लोग जो है दूर कर सकते हैं उसमें बार बार अभ्यास करके। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो अधिगम का पठार यह दर्शाता है कि छात्र के सीखने की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्थायी रूप से समाप्त हो चुका है करके, लेकिन वो स्थायी रूप से समाप्त नहीं हुआ है। मतलब जो है क्या है, ये सीखने की क्षमता अस्थायी रूप से उसमें रुकावटें आ रही है। ये जो कथन जे असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है जे और ऑप्शन सी में है, ए और सी को हटा देंगे। उसके बाद कथन के दिया है, थार्नडाइक के अनुप्रयोग के नियम के अनुसार यदि सीखे गए कार्य का लंबे समय तक अभ्यास न किया जाए तो उसका विस्मरण होने लगता है। ये जो है कथन के सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है जो थार्नडाइक है उसके अनुप्रयोग के नियम के अनुसार यदि सीखे गए जो कार्य का लंबे समय तक अभ्यास न किया जाए, मतलब कुछ भी कार्य सीखे हैं, लर्न किए हैं, अब उसका लंबे समय से लॉन्ग टाइम तक का उसका मतलब अभ्यास नहीं कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या उसको दोबारा यूज नहीं किए हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, अभ्यास नहीं करेंगे तो उसका विस्मरण होने लगता है। मतलब वो क्या हो जाएगा, भूलने लगेगा। तो जो कथन के ये सही है, तो जिसमें के है उसको ले लेंगे। तो ये बी और डी दोनों में है के। उसका कथन एल है, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य वास्तविक कक्षा में जाने से पहले प्रशिक्षु शिक्षकों के भीतर विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास करना है। तो जो कथन एल ये भी सही हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य या मेन पर्पज क्या होता है, वास्तविक कक्षा में जाने से पहले। वास्तविक कक्षा मतलब जैसे क्लासरूम हो गया, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उस क्लासरूम में जाने से पहले जो प्रशिक्षु शिक्षकों के भीतर, प्रशिक्षु शिक्षक मतलब जो ट्रेनिंग में जो रहते हैं टीचर्स, और ट्रेनिंग में रहते हैं, ट्रेनिंग के दौरान रहने वाली या जो टीचर है ट्रेनिंग के दौरान, तो उनके भीतर जो विशिष्ट शिक्षण स्पेशल जो है टीचिंग कौशल या स्किल का क्या करना है, विकसित करना है। ये जो कथन एल ये सही है। उसके बाद कथन एम दिया है, शिक्षण शास्त्र में या शिक्षा शास्त्र में शिक्षण सूत्र जैसे हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर मुख्य रूप से निगमनात्मक तर्क पर आधारित होता है। तो जो कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर ये जो डिडक्टिव या निगमनात्मक तर्क में नहीं आधारित रहता है, ये किस में आधारित रहता है, अगमनात्मक में। तो अगमनात्मक जो तर्क है या लॉजिक है उस पर डिपेंड रहता है, या इसी को बोल सकते हैं इंडक्टिव। तो इंडक्टिव जो मेथड है उस पर डिपेंड रहता है, इंडक्टिव मेथड पे डिपेंड रहता है। तो जो कथन एम ये गलत हो जाएगा, ये निगमनात्मक नहीं आएगा, किस में आएगा, अगमनात्मक में आएगा। इसलिए जो कथन एम ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, के और एल। के एल किस में दिया, ऑप्शन बी में। के और कथन एल ये दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, कक्षा 4 का एक छात्र गणित की परीक्षा में असफल होने पर कहता है, शिक्षक ने मुझे जानबूझकर कम अंक दिए हैं क्योंकि वह मुझसे नफरत करते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार यह छात्र मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किस रक्षा युक्ति डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग कर रहा है। यहाँ पे बताना है कि जो क्लास 4th के स्टूडेंट्स है
अब वो स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कि मुझे जो है टीचर जो है जानबूझ के क्या किए हैं, फेल किए हैं या कम अंक दिए हैं करके बोल रहे हैं। तो इस कंडीशंस में और आगे क्या बोल रहा है, क्योंकि वह मुझसे नफरत करते हैं इसलिए मुझे जानबूझकर कम अंक दिए हैं, मुझे फेल कर दिया है, ऐसा करके कौन बोल रहा है, जो स्टूडेंट्स है ये बच्चा बोल रहा है, क्लास 4 के बच्चे। तो इस कंडीशंस में बताना है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार यह छात्र जो है मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए या मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए किस रक्षा युक्ति या डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रक्षेपण। ये जो है यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है, प्रक्षेपण जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रक्षेपण। प्रश्न है, एक बच्चा किसी नई वस्तु को देखकर सबसे पहले उसे छूता है, फिर उसे मुंह में डालता है और उसके बाद उसे ज़मीन पर पटक कर उसकी आवाज़ सुनता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार यह व्यवहार मुख्य रूप से किस उप अवस्था या सब स्टेज की विशेषता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो जीन पियाजे के अनुसार या जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बताना है। ये एक बच्चा है, छोटा बच्चा, वो क्या कर रहा है, ये वस्तु को, कुछ भी वस्तु या खिलौने हैं उसको मुंह में डालता है और उसके बाद क्या करता है, उसको ज़मीन पर पटक कर देखता है, छूता है, उसे मुंह में डालता है और उसके बाद जो उसे ज़मीन पर पटक कर उसकी आवाज़ सुनता है। तो इस अवस्था को बोला जाता है तृतीय या तृतीयक वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था। तो ये अवस्था जो रहता है ये 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में दिखाई देता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार। और इस अवस्था में बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक के रूप में माना गया है। इस अवस्था के बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक की अवस्था माना गया इस आयु को, या तृतीयक वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे स्वयं के कार्यों को निर्देशित और सुव्यवस्थित करने के लिए खुद को जोर जोर से बातें करते हैं, खुद से जोर जोर से बातें करते हैं, तो इस आंतरिक संवाद को क्या कहा जाता है। यहाँ पे वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे क्या है, यहाँ पे बच्चे स्वयं के कार्यों को निर्देशित और सुव्यवस्थित करने के लिए, बच्चे हैं, चाइल्ड है, तो स्वयं के कार्य को क्या कर रहा है, खुद क्या कर रहा है, निर्देशित कर रहा है और सुव्यवस्थित करने के लिए जोर जोर से क्या है, वो खुद से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, सेल्फ से, खुद से स्वयं से बात कर रहा है। तो इस कंडीशंस को या इस आंतरिक संवाद को क्या कहा जाता है, निजी संवाद या व्यक्तिगत वाक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजी संवाद या व्यक्तिगत वाक। प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन के समय बच्चे विभिन्न जातियों और वर्गों के आधार पर अलग अलग कतारों में बैठने का हठ करते हैं। जेंडर और समाजीकरण के सिद्धांतों के प्रकाश में इस समस्या को दूर करने के लिए शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या होगी। अब इस कंडीशंस में बताना है कि जो मिड डे मील के दौरान या जो है मध्याह्न भोजन के दौरान क्या है, बच्चे लोग विभिन्न जाति और वर्गों के आधार पर अलग अलग कतारों में बैठने के लिए हट कर रहे हैं। इस कंडीशंस में एक शिक्षक के नाते या शिक्षक की सबसे जो उपयुक्त भूमिका क्या होगी। ऑप्शन ए दिया है, बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें अलग बैठने की अनुमति देना ताकि कक्षा में अनुशासन बना रहे। बी दिया है, बच्चों को दंडित करना और जो अलग बैठे हैं उसे स्कूल से बाहर करने की धमकी देना। ये ऑप्शन भी उचित नहीं है। उसका जो है ये ऑप्शन सी दिया है, न्योता भोज जैसी सामुदायिक सहभागिता की गतिविधियों के माध्यम से सामूहिक भोज का आयोजन करना। सामूहिक भोज का आयोजन कर रहे हैं और क्या है, स्वयं बच्चों के साथ बैठकर समाजीकरण को बढ़ावा देना। इसमें जो है ये सबसे उचित जो है सी दिख रहा है। उसके बाद डी देख लेंगे, सामाजिक असमानता के विषय को नज़रअंदाज करना और केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण पर ध्यान देना। ये जो है ऑप्शन डी उपयुक्त नहीं है और ए भी हट जाएगा। तो इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें क्या बोला गया है, न्योता भोज, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की योजना है न्योता भोज योजना। तो इसके अंतर्गत यह न्योता भोज जैसी जो है सामुदायिक जो सहभागिता गतिविधि है, वो गतिविधि को बढ़ावा देना या गतिविधियों के माध्यम से सामूहिक भोज का आयोजन करना और स्वयं जो है बच्चों के साथ बैठकर समाजीकरण को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
प्रश्न है बट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी के अनुसार प्रक्षेपात्मक अधिगम या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंतर्गत मॉडल के व्यवहार को देखकर सीखने की प्रक्रिया का पहला अनिवार्य चरण कौन सा है। तो जो अल्बर्ट बांडुरा है, ये सामाजिक सिद्धांत का जो अधिगम है या इनकी जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, इसमें जो है इन्होंने अपने मॉडल में 4 चरण बताए गए। कितने स्टेज? 4 स्टेज बताया गया है, जिसमें जो कौन कौन से स्टेज है। पहला स्टेज क्या है? अध्ययनात्मक प्रक्रिया, या इसी को बोल सकते हैं अटेंशन प्रोसेस। सेकेंड जो है क्या है? रिटेंशन प्रोसेस। और थर्ड जो क्या है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और फोर्थ जो है मोटिवेशनल प्रोसेस। ये जो 4 प्रोसेस बताए इन्होंने, अध्ययनात्मक प्रक्रिया और धारणात्मक प्रक्रिया और उत्पादनात्मक प्रक्रिया और अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया। तो ये जो 4 प्रोसेस बताया गया है, तो इसमें पहला प्रोसेस कौन सा है? ये जो है अटेंशन प्रोसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटेंशन प्रोसेस। क्वेश्चन है रचनात्मक शिक्षण प्रतिमान या 5E लर्निंग मॉडल के अनुसार विज्ञान और शिक्षा शास्त्र की कक्षा में अधिगम के चरणों का सही तार्किक क्रम क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो है 5E मॉडल है, इस मॉडल के अनुसार जो हमें अरेंज करके बताना है कि जो विज्ञान और जो शिक्षा शास्त्र की कक्षा में अधिगम या लर्निंग की जो स्टेज है या चरण का सही तार्किक क्रम क्या होना चाहिए 5E मॉडल के अनुसार। इसमें जो है सबसे पहले जो आ जाएगा जो है ये इंगेज करना। ये इंगेज करना पहले क्रम पे आ जाएगा, या संलग्न करना या व्यस्त करना या इंगेज करना, ये हो जाएगा इंगेज पहले नंबर पे। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पे क्या होगा, जो है ये एक्सप्लोर करना या अन्वेषण करना या खोज करना। तो ये एक्सप्लोर करना हो जाएगा ये दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना हो जाएगा तीसरे चरण में। फिर चौथे में क्या आ जाएगा? ये उसका जो है विस्तृत करना, व्याख्या ये एक्सप्लेन करने के बाद उसको इलेबोरेट करना, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। और फिर लास्ट में क्या करेंगे? इवेलुएट करेंगे, मतलब मूल्यांकन करेंगे, तो हो जाएगा 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे मूल्यांकन करना है तो ओ लास्ट में आना चाहिए। तो ऑप्शन सी और डी में नहीं है, तो सी और डी को हटा देंगे। शुरू में एल, तो एल जो है ए और बी दोनों में है, शुरू में हो जाएगा एल, ए और बी दोनों में है एल। एल के बाद जो है दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? ये एन, दूसरे नंबर पे हो जाएगा एन। फिर तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे हो जाएगा के, और चौथे नंबर पे हो जाएगा एम, और लास्ट में हो जाएगा ओ। शुरू में एल, एल ए और बी दोनों में है। एल के बाद एन, एल के बाद एन, ये बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हटा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा एल, फिर हो जाएगा एन, उसके बाद के के बाद एम के बाद ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है आर एम गेने के अधिगम पदानुक्रम सिद्धांत या हिरार्की ऑफ लर्निंग के अनुसार बौद्धिक कौशल और अधिगम के प्रकारों का निम्न स्तर से उच्च स्तर की सही अनुक्रम क्या होगा। यहाँ पे जो है किसके अनुसार जो है आर एम ग्रेने हो गया, आर एम गेने के जो अधिगम पदानुक्रम सिद्धांत है उसके अनुसार हमें अरेंज करना है बौद्धिक कौशल और अधिगम के जो प्रकार है, टाइप्स है, उसको जो है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर अरेंज करना है। इसमें पहले क्रम पे क्या आ जाएगा? पहले क्रम पे आ जाएगा ये उद्दीपक अनुक्रिया का अधिगम। तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे उद्दीपक जो अनुक्रिया का अधिगम, तो हो जाएगा पहले नंबर पे एल। फिर दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? ये संप्रत्यय अधिगम, हो जाएगा एम दूसरे नंबर पे। फिर ये जो है तीसरे नंबर पे हो जाएगा नियम अधिगम, तो हो जाएगा के, और लास्ट में हो जाएगा फिर समस्या समाधान का अधिगम, हो जाएगा एन लास्ट में। शुरू में हो जाएगा एल, एल के बाद एम के बाद के के बाद एन। तो शुरू में जिसमें एम नहीं हो उस एल नहीं हो उस ऑप्शन को हटा देंगे। ऑप्शन सी और डी में नहीं है एल तो सी डी हटा दिए। एल के बाद एम ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा एल के बाद एम के बाद के बाद एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है निम्नलिखित विशिष्ट बालकों के प्रकारों और उनकी पहचान से संबंधित प्रमुख नैदानिक लक्षणों को सुमेलित कीजिए। ए दिया है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का विकार।
जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का जो विकार है या डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर में क्या इम्पैक्ट दिखाई देता है? तो इस डिसऑर्डर में उच्च स्तर की संवेदनशीलता और सामाजिक संप्रेषण में दोहराव या अलगाव की स्थिति दिखाई देता है। मतलब इस अवस्था में जो है उच्च स्तर की जो संवेदनशीलता दिखाई देगा और सामाजिक संप्रेषण में दोहराव या अलगाव की अवस्था दिखाई देगा। सामाजिक संप्रेषण में जैसे क्या है कि बच्चा जो है बातचीत करने में हिचकिचाएगा दूसरे से, या अपने आप को हीन भावना महसूस करेगा। तो ये जो है ये ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद बी दिया है प्रमस्तिष्क घात। प्रमस्तिष्क घात इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में जो है गामक समन्वय, मांसपेशियों के नियंत्रण और शारीरिक गति में गंभीर बाधा। तो जो है प्रमस्तिष्क जो घात है इसमें क्या इम्पैक्ट दिखाई देगा? गामक समन्वय में दिखाई देगा और जो मांसपेशियों के नियंत्रण में और शारीरिक गति में गंभीर बाधा दिखाई देगा। तो हो जाएगा वी का 2 हो जाएगा। उसके बाद जो सी दिया है, सी में दिया है एपर्चर सिंड्रोम। एपर्चर सिंड्रोम में क्या इम्पैक्ट दिखाई देता है? इस एपर्चर सिंड्रोम में इम्पैक्ट दिखाई देगा भाषा सीखने में सामान्य परंतु स्थानिक सोच और अमूर्त विचारों में अत्यधिक विलक्षणता। तो जो है ये एपर्चर सिंड्रोम में जो है भाषा सीखने में सामान्य परंतु स्थानिक सोच दिखाई देगा और अमूर्त विचारों में अत्यधिक विलक्षणता दिखाई देगा। ये हो जाएगा एपर्चर सिंड्रोम का इम्पैक्ट। ये सी का हो जाएगा 4, सी का 4। इसका डी दिया है, डी में दिया है ADHD। इसमें क्या इम्पैक्ट दिखाई देता है? इसमें जो है अत्यधिक बेचैनी, अत्यधिक शारीरिक बेचैनी, आवेगशीलता और एक स्थान पर ध्यान ना टिक पाना। हो जाएगा डी का इम्पैक्ट, ये फर्स्ट वाला डी का हो जाएगा 1। ए का 3 तो ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी डी हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 2 ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। उसका सी का 4 और डी का 1 ये ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है निम्नलिखित शिक्षण विधियों और उनके मूल प्रतिपादकों को सुमेलित कीजिए। ए में दिया है डाल्टन प्रयोगशाला योजना। डाल्टन प्रयोगशाला योजना, ये इसको किसने दिया था? तो इसको किसने विकसित किया था? तो इसको जो है हेलेन पार्कहर्स्ट ने। ये ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद बी दिया है यूरिस्टिक या खोज विधि। यूरिस्टिक या खोज विधि, इस सिद्धांत को या विधि को, शिक्षण विधि को किसने दिया है? तो इस विधि को दिया है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। हो जाएगा बी का 3, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, बी का हो जाएगा 3। उसका सी दिया है प्रोजेक्ट या प्रयोजना विधि। प्रोजेक्ट या प्रयोजना विधि, इस विधि को किसने दिया है? इस विधि को जो है किलपैट्रिक ने। ये हो जाएगा सी का 1, किलपैट्रिक, सी का 1 हो जाएगा। उसका डी दिया है बुनियादी शिक्षण प्रणाली। इस जो है बुनियादी शिक्षण प्रणाली को किसने विकसित किया है या किसने दिया है? ये जो है महात्मा गांधी ने। ये डी का हो जाएगा 4, महात्मा गांधी। ए का 2 तो ऑप्शन बी और डी में नहीं है, बी डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 3 ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।